इलस्ट्रेशन पूरा अपन करने वाले हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जल्दी से आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ ताकि जल्दी ये वीडियो कंप्लीट हो सके, रिवीजन टाइम में आप इस पूरे चैप्टर को जल्दी से गो थ्रू कर पाएँ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा नया क्या है। तो नया इसमें क्या है कि एक तो आपके इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, और क्वेश्चन में पूछा एक आपको अलग से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट यानी कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट आपको बनाना है क्वेश्चन में, जैसे भी आपको गिवन है। तो यही जो है दो चीज़ आपके पूछा हुआ है। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो जैसे मेसर्स एक्स यहाँ पर दिया हुआ है, उसके दो डिपार्टमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं ए और बी, और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है उसकी दी हुई है। पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च दिसंबर 2011। अब आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है ट्रेडिंग अकाउंट वाली, तो सिंपली ओपनिंग स्टॉक आपके टू साइड में आ जाएगा। ये देखिए एट कॉस्ट दे रखा है, यही अपन को चाहिए, तो डायरेक्टली कॉस्ट पे अपन लिख देंगे। परचेज दे रखे हैं, तो सेल्स दे रखे हैं जो कि बाई साइड में आ जाएगा, परचेज टू साइड में आ जाएगा, वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में आ जाएगा। इसके अलावा कैरिज दे रखा है, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में अपने आ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बाई साइड में अपने आ जाएगा, परचेज और फिनिश अलग अलग नाम से आ जाएगा। इसके अलावा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर वाली ट्रांजेक्शन आप यार यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे परचेज जो गुड्स किए हुए हैं अपन ने, जो भी परचेज किए हैं गुड्स, वो जो यहाँ पर ट्रांसफर करें अपन एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, यानी बी से अपने जा रहे हैं ए पे। तो अपन क्या करेंगे, देखिए सिंपली आपके कॉन्सेप्ट में आपको बता दूं कि जैसे ये अपने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड समझना। जैसे बी ने ट्रांसफ़र करे ए को, तो ट्रांसफ़र किसकी तरफ से हो रहे हैं, ट्रांसफ़र एक तरह से सेल्स होता है ऐसे मान के चलिए, तो बी वाले कॉलम में से तो यहाँ पर इधर आ जाएंगे, और जा किसके पास रहे, देखिए बी टू ए, जा ए के पास रहे, तो ये ए के पास जाएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन टू ट्रांसफ़र फ्रॉम बी, तो इसके यहाँ पर एज अ परचेज आ जाएंगे। इसको मानना है एज अ परचेज, इसको मानना है एज अ सेल्स, मतलब जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके लिए एज अ सेल्स मानेंगे, और जो है जिसके पास यहाँ पर आ रहा है उसके लिए एज अ परचेज अपन मान के चलेंगे। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलेगा, जो अपन क्वेश्चन देखेंगे तब आपको बताऊँगा। आगे सेम चीज़ आगे दे रखिए, ए टू बी ट्रांसफर होकर मतलब ए के से बाई साइड में चले जाएगा और बी के से टू साइड में आ जाएगा। इसके अलावा फिनिश गुड्स पे अपन ने सेम इसी तरह ट्रांसफर किए, ए टू बी और बी टू ए, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी अपने फिनिश गुड्स वाले ट्रांसफर किए थे, ये जो रिटर्न हो रहे अपने पास, मतलब जो ए ने बी को भेजे थे वो बी ने वापस रिटर्न कर दिए बी टू ए, और जो बी ने ए को भेजे थे वो बी ने रिटर्न किए, ए ने रिटर्न कर दिए ए टू बी। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिटर्न वाला साथ में आपको फिनिश गुड्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे बोल रहे हैं यू आर इन्फॉर्म दैट परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली और एट देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। क्वेश्चन में एक बोल क्या रहा है कि परचेज गुड्स जो आपने ट्रांसफर किए थे वो एट अ परचेज कॉस्ट किए थे, मतलब जो ये आपने परचेज गुड ट्रांसफर की थी ये एट अ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पे भेजे थे, जितना आपको पड़ा उतना ही आपने सेम टू सेम दूसरे डिपार्टमेंट को उसी कॉस्ट पर भेज दिया। मतलब इसमें कोई भी इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट अपने नहीं आएगा, जो अपन ने इलस्ट्रेशन फर्स्ट में करा है, इनवॉइस वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। और आगे क्या बोल रहा है, फिनिश गुड्स एट द डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस, मतलब फिनिश गुड्स जो ट्रांसफर किए हैं वो डिपार्टमेंटल मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर किए। मार्केट प्राइस मतलब जो भी कॉस्ट है आपकी वो, साथ ही में जो भी इनवॉइस है जितना भी प्रॉफिट है वो जोड़ के आपने फिनिश गुड्स को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। आगे बोल रहा है कि 20% ऑफ फिनिश गुड्स एंड दैट 20% ऑफ फिनिश गुड्स यानी कि क्लोजिंग एट ईच डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट फिनिश गुड्स, मतलब जो भी फिनिश गुड्स अपन को गिवन है वो 20% है किसके, जो भी फिनिश गुड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईच डिपार्टमेंट के। यानी सिंपली से क्वेश्चन में गिवन है कि आपने जो भी क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है उसमें से 20% अदर डिपार्टमेंट से रिसीव हुआ है, यानी कि 80% तो आपका खुद का है और जो 20% है वो अदर डिपार्टमेंट से आपके रिसीव हुआ है। इसका सीधा सा कहने का मतलब यह है कि जो क्लोजिंग स्टॉक का 20% होगा उस पर आपको स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है। स्टॉक रिजर्व मतलब जितना दूसरे डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट जोड़कर भेजा है उस प्रॉफिट को आपको 20% वाले मतलब 20% में से उस प्रॉफिट को अलग करना है। तो ये चीज़ क्वेश्चन में बोले। चलिए सबसे पहले डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, वेजेस, कैरेज जो है ट्रेडिंग अकाउंट में अपन ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिए सारे अमाउंट, मैं आपको सीधा एक्स कर रहा हूँ कि जो भी अपनी डायरेक्ट है उसको अपने डायरेक्ट एंटर कर लिया, यहाँ पर परचेज भी, वेजेस भी, कैरेज भी और यहाँ पर सेल्स भी। अब आगे के ट्रांजेक्शन पर चलते हैं अपन। क्वेश्चन में आगे गिवन है कि जो भी परचेज गुड्स है वो ट्रांसफर किए गए। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको डाउट आया कि अपने क्लोजिंग स्टॉक अभी क्यों नहीं लिखा है। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांजेक्शन जो भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन है इनको कंप्लीट करने के बाद अपन क्लोजिंग स्टॉक को बाय साइड में एंड में दिखाएंगे। तो इसलिए अपन सबसे पहले इसको कंप्लीट करें कि परचेज गुड्स ट्रांसफर किए गए हैं बाय बी टू ए, मतलब बी के में से तो बाय साइड आ जाएगा और ए के अपने एज अ परचेज टू साइड आ जाएगा। तो ये चीज़ अपन दिखा देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो इसमें अपन दिखा देंगे किसके पास आए हैं, ए के पास, तो ए के टू साइड में अपन दिखा देंगे और यहाँ पर डैश कर देते हैं और वही चीज़ अपन बाय लिख देंगे, बाय परचेज गुड्स ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर बी के में से अपन को लेस करना है, तो 10,000 अपन यहाँ पर एज अ लेस करके दिखा दिया। देखिए तो इसके बाद जो है नेक्स्ट अपन को क्वेश्चन में कहा गया, देखिए यहाँ पर ए टू बी अपन ने ट्रांसफर किया, मतलब ए के बाई साइड में जाएगा और बी के टू साइड में आएगा। तो ए टू बी अपन ने ट्रांसफर की 8,000, तो अपन लिख देते हैं बी के तो टू साइड में, टू परचेज गुड्स ट्रांसफर। तो आप पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर लिखना है आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 8,000
किसके पास आ रहा है, बी के पास आ रहा है, तो बी के पास अपन 8000 यहाँ पर लिखते हैं। आप चाहे तो इसमें ही कंबाइन कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो 8000 अपन एक यहाँ से लेस कर देंगे और लिख देंगे बाय परचेज गुड्स ट्रांसफर। आगे क्वेश्चन में गिवन है देखिए, फिनिश गुड्स है अपने पास वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, मतलब ए ने ट्रांसफ़र किए बी को 35,000 के, तो 2 लिख देंगे फिनिश गुड्स ट्रांसफर, ठीक है। और बाय साइड में सेम चीज़ लिख देंगे, बाय फिनिश गुड्स ट्रांसफर। तो क्वेश्चन में फर्स्ट गिवन है ए टू बी, मतलब ए के पास से जा रहे हैं 35,000, ए के पास से जा रहे हैं 35,000, और ये चीज़ इसको रिसीव हो रही है 35,000, और ये चीज़ वापस लिख दीजिए बाय FGT फिनिश गुड्स ट्रांसफर, यानी बी टू ए। अब बी के पास से जा रहे हैं और ए के पास आ रहे हैं 40,000, बी के पास से जा रहे हैं 40,000 और ए के पास आ रहे हैं, सॉरी शायद अपन ने गलत लिख दिया, बी के पास से जा रहे हैं और ए के पास आ रहे हैं, बी के पास से जा रहे हैं और ए के पास से आ रहे हैं 40,000, और ये अपन ने गलत लिख दिया है कि ए के पास से तो जा रहे हैं और बी के पास आ रहे हैं, तो यहाँ पर 35,000 आएगा। ये देखिए 35,000 यहाँ पर फिनिश गुड्स ट्रांसफर के नाम से अपन दिखा देंगे। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जो भी परचेज गुड्स ट्रांसफर किए और फिनिश गुड्स ट्रांसफर किए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी आपके फिनिश गुड्स से वो रिटर्न हो रहे हैं, तो ए टू बी हो रहे हैं, मतलब सीधी सी जो भी अपन करते हुए हैं सीधा सा आपको ऐसे ही सोचना है जैसे भी अपन सोचते हुए हैं, यानी कि ए के पास से तो जा रहे हैं और बी के पास आ रहे हैं। ए के पास से कितने जा रहे हैं 10,000, तो ए के पास से डायरेक्ट पहले आप लिख लीजिए, ए के पास से जा रहे हैं कितने 10,000, वो 10,000 अपन यहाँ लिख दिया, और बी के पास आ रहे हैं वापस से, तो बी के पास आते हुए अपन ने दिखा दिए, और यही चीज़ बी टू ए हो रही है, यानी बी के पास से जा रहे हैं 7,000 और ए के पास आ रहे हैं, बी सी के पास से जा रहे हैं 7,000 और ए के पास आ रहे हैं 7,000। तो इस तरह से अपन ने ये दिखा दिया है, और इनका नाम आप लिख दीजिए टू रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, टू रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स। बाई साइड में सेम लिख सकते हैं आप, बाय रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। यहाँ तक हो जाता है आपके, तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। आप क्वेश्चन में जो गिवन है, अब आपके स्टॉक रिजर्व वाला क्वेश्चन गिवन है। स्टॉक रिजर्व वाला क्वेश्चन आपके पॉइंट किस पे बोला था कि आपने जो फिनिश गुड्स वाले गुड्स ट्रांसफर किए हैं वो आपने मार्केट प्राइस पर भेजे हैं, पर इधर जो आपने ट्रांसफ़र किए थे, देखिए जो भी आपने परचेज गुड्स ट्रांसफर किए थे वो एट कॉस्ट किए थे, इस पर कोई भी स्टॉक रिजर्व नहीं निकलने वाला है। सिर्फ निकलने वाला है तो किससे, जो भी आपके फिनिश गुड्स थे जो ट्रांसफ़र किए हैं, साथ ही में जितने रिटर्न हो गए उसको कैंसिल आउट आपको उसमें से करने पड़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक का तो आपको पूरा समझ में आ चुका है। तो अभी वो कॉन्सेप्ट आप बाद में देखेंगे। सबसे पहले आप जो यहाँ पर इसका जीपी निकाल कर इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, और इसका अपन को पता लगाना है कि कितना जीपी अपन को, कितना परसेंटेज ऑफ जीपी इसमें इंक्लूडेड है। तो जीपी सबसे पहले बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। एक चीज़ अपन यहाँ पर भूल चुके हैं कि अपन को क्लोजिंग स्टॉक भी लिखना है, तो क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर गिवन था परचेज का और फिनिश्ड गुड्स का, तो यही चीज़ अपन को लिखनी है इधर। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, एक तो परचेज वाला और एक फिनिश गुड्स वाला। देखिए क्वेश्चन में गिवन है इधर कि परचेज वाला है 4,500 और 6,000, 4,500 एंड 6,000, और साथ ही में 24,000 और 14,000। तो ये गिवन है आपकी क्लोजिंग स्टॉक। अब बैलेंसिंग फिगर से आपकी निकल जाएगा जीपी। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने जल्दी से इसको कैलकुलेट भी कर दिया। जीपी यहाँ पर अपने आ रहा है 38,500 और यहाँ रहा है 46,000। तो इस तरह से अपन ने पूरा जो भी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन को चाहिए जीपी रेशियो। जीपी रेशियो क्यों चाहिए, इसकी नीड क्यों है, अपन को सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे जीपी रेशियो अपन को चाहिए क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हिसाब से बोला था, देखिए यहाँ पर जो फिनिश गुड्स है यानी कि जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास गिवन है वो उसमें से 20% अदर डिपार्टमेंट का है। तो ये जो अदर डिपार्टमेंट का 20% हिस्सा है उसमें से जितना भी हिस्सा अदर डिपार्टमेंट का है उसने प्रॉफिट जोड़कर भेजा था, जो क्वेश्चन में गिवन था अपने कि फिनिश गुड्स में आपके 20% ऑफ मार्केट प्राइस ऐसे प्रॉफिट जोड़कर भेजा गया था। तो वही चीज़ अपन को हटानी पड़ेगी, इसमें जो आप कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे उसी में वो कैंसिल आउट करनी पड़ेगी। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, जो भी जीपी रेशियो है हर एक डिपार्टमेंट का वो निकालेंगे, और जितना भी परसेंट इंक्लूडेड है क्लोजिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स वाले में, तो उसको अलग करके उसको रिवर्स साइड कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में अपन दिखा देंगे ताकि ये वाइप आउट हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। क्योंकि कंसोलिडेटेड जो ट्रेडिंग अकाउंट है एक तरह से अपन को ओरिजिनल पिक्चर दिखाता है, अपना जो भी प्रॉफिट है एक ही डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट जोड़ के भेज रहा है। तो ओवरऑल देखे तो अपन ना पूरा डिपार्टमेंट तो एक ही है ना, मतलब पूरा बिजनेस तो एक ही है ना। तो इसलिए जितना भी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन होता है ना उसका अपन जो भी प्रॉफिट रहता है वो कैंसिल आउट अपन को करना पड़ता है। एक और से एग्जांपल देकर मैं आपको यहाँ पर कॉपी में बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे ए और बी दो डिपार्टमेंट अपने, तो वो ए क्या कर रहा है, जो 100 + 25 100 कॉस्ट और 25 अपना प्रॉफिट जोड़कर 125 पर बी को भेज रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, टू साइड में तो लिख देंगे ए के से 125 गया, पर बी के साइड में अपन बी के अपन लिख देंगे, ए के अपन लिख देंगे 125 इधर से गया, पर बी के पास तो आ रहा है ना, तो बी के टू साइड में अपन दिखा देंगे 125। या इस एग्जांपल को आप जाने दीजिए, मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ अलग अलग वाले से। जिससे ए डिपार्टमेंट है इसने
अपना गुड्स जो सेल किया पी को, मतलब दोनों एक ही डिपार्टमेंट है, ए ने बी को सेल किया अपना जो भी गुड्स है एट 125, तो इसके लिए तो एक तरह से ये सेल्स है, और यही चीज़ इसके लिए क्या हो जाएगी अपने परचेज 125। अब इसमें से ये क्या करेगा, जितना सेल कर देगा वो तो ठीक है, उतना तो अमाउंट रिसीव हो जाएगा, पर जितना सेल नहीं कर पाएगा वो इसके क्लोजिंग स्टॉक में अपन को शो करने लगेगा। समझ रहे हो आप, मतलब जितना भी हिस्सा, जैसे मान के चलिए 100, इसने 100 यूनिट्स, जितना भी यूनिट्स यहाँ पर से भेजी गई है उसमें से 100 यूनिट्स इसकी क्लोजिंग स्टॉक में बच गई। अब ये 100 किसके बराबर है, 125 के बराबर है, मतलब इसमें 25% इसका प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो 100 में से अपन 100 डिवाइडेड बाई 125 करें और मल्टीप्लाई बाई 25 करें, मतलब 20 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट इंक्लूडेड है अभी तक। तो जैसे अपन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो इधर से अपन इधर का डेटा लेंगे अपन और इधर का भी डेटा लेंगे, तो एक तरह से मैनिपुलेशन हो जाएगा, एक तरह से अपन ज़्यादा फिगर दिखाएंगे, मतलब अपना ही प्रॉफिट अपन बार बार जोड़ के, तो इस तरह से मैनिपुलेशन हो जाएगा, ज़्यादा फिगर यहाँ पर दिखने लगेगा अपना ही प्रॉफिट अगर आप जोड़ के दिखाओगे तो इस तरह से ये अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट हुआ, जैसे यहाँ पर 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो इसको कैंसिल करने के लिए आप इसको 2 साइड में लिख दोगे, तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सॉरी कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट जो होगा उसके 2 साइड में ये आ जाएगा एज ए स्टॉक रिजर्व। तो इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट था। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे ही जीपी निकालते हैं तो अपन करते हैं जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, तो इससे अपने जीपी का परसेंटेज आ जाता है, क्या परसेंट अपन जीपी चार्ज कर रहे हैं। पर यहाँ पर क्वेश्चन में अपन को इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र भी गिवन है, तो जितना भी आपके इन्वॉइस पर आया है, इन्वॉइस पर जितना भी आपके सामान आया है, जितना भी आपने सेल्स किया है, वो वाला भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा जीपी कैलकुलेट करने के लिए। क्यों, जो कॉस्ट पर हुआ है ट्रांसफ़र उसमें तो आपको जीपी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, क्योंकि वो कॉस्ट पर ट्रांसफर हुआ है, पर जो इनवॉइस पर ट्रांसफर हुआ है उसमें भी तो जीपी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसलिए अपन जो भी सेल्स वाला अमाउंट होता है और जो भी इंटर डिपार्टमेंट जो कि इनवॉइस पर भेजा गया है उन दोनों को जोड़ते हैं और वही चीज़ अपन जो यहाँ पर बेसिस में रखते हैं। और जो जीपी अपने बैलेंसिंग फिगर से यहाँ से निकला था, ये देखिए जीपी जो बैलेंसिंग फिगर से निकला है इसको अपन रखेंगे ऊपर, और जो भी अपने डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र है एड इनवॉइस और सेल्स जो भी है दोनों को जोड़ के अपन रखेंगे बेस में और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इस तरह से ये निकल जाएगा। पर अगर कोई रिटर्न है तो यहाँ पर आपको लेस भी करना पड़ेगा, तो कोई भी रिटर्न है तो वहाँ पर आप लेस कर दोगे। अब ये जो आएगा ये आप यहाँ पर आप बेस में रखोगे, तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बस पूरा क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व आसानी से होने को देखने को मिल सकता है। चलिए जीपी रेट अब निकाल लेते हैं जल्दी से। जैसे आप पर ए का निकालते हैं सबसे पहले और बी का भी साथ में निकाल लेते हैं। देखिए आप डेटा यहाँ पर देखते रहिएगा। जो भी अपना ए का सेल्स है 1,40,000 है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे बेस वाला अमाउंट। तो सेल्स है अपने पास 1,40,000 सेल्स आ गया। अपन टोटल सेल्स ले रहे हैं, मतलब जितना भी ट्रांसफ़र इंटर डिपार्टमेंट वाला था और साथ में जो भी सेल्स था एक्चुअल और जो भी रिटर्न था वो लेस करते हुए चलेंगे। तो 1,40,000 ए का था और इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हुआ था, परचेज़ का तो कॉस्ट पे हुआ था तो नहीं लेंगे, पर जो फिनिश गुड्स का हुआ था वो कॉस्ट पर नहीं हुआ था, इनवॉइस पर हुआ था, तो इसको लेकर चलेंगे। वरना इसमें 35,000 है तो इसमें ऐड कर देंगे 35,000 और इसमें से रिटर्न भी हुआ था कुछ फिनिश गुड्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है 7,000 दिया हुआ है, तो 7,000 यहाँ पर लेस कर देंगे। और जीपी अपना कितना बैलेंसिंग फिगर से निकला था 38,500, तो 38,500 देंगे अपन ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 100, तो ये निकल जाएगा। अपने आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ 1,40,000 प्लस 35,000 और लेस कर देंगे 7,000, तो 1,68,000 अपने बेस आ जाता है। और 38,500 डिवाइडेड बाय 16 अपने क्या निकला था 38,500 डिवाइडेड बाय 1,68,000 इंटू 100, तो ये निकल जाएगा 22.916। तो ये जीवी आ जाएगा अपने 22.916%। ये किसका है, ए डिपार्टमेंट का। ऐसे ही बी डिपार्टमेंट का भी अपन निकाल लेते हैं। बी डिपार्टमेंट की ट्रांजेक्शन देखेंगे, जैसे सेल दे रखा है अपन को 1,12,000, तो बेस में लेंगे 1,12,000, ऐड करेंगे जो भी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हुआ है। देखिए इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र में फिनिश गुड्स का देखेंगे, क्योंकि फिनिश गुड्स से इनवॉइस पर ट्रांसफर हुए थे 40,000, ऐड किया अपन ने, ऐड किया 40,000। अब लेस कर देंगे जो भी रिटर्न था, रिटर्न कितना था 10,000, सीधा सा रिटर्न लेस कर दीजिए यहाँ पर। अब जो बैलेंसिंग फिगर से अपन ने जीपी निकाला था किसका, बी डिपार्टमेंट का, वो देखिए 46,000। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इसका आप निकालिए अब जीपी परसेंटेज 1,12,000 प्लस 40,000 और उसमें से लेस करेंगे 10,000, तो यह आ जाएगा 1,42,000। 46 में से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यह आ जाएगा अपने पास 32.3943, 32.3943%। अब एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जैसे ए ने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था सामान, सॉरी हाँ ए और बी है, ए ने ट्रांसफ़र किया था बी को, बी का क्या होगा अभी, मतलब बी का जो सामान बचेगा वो क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा। क्वेश्चन बोल रहा था 20%, तो उसको बात को बाद में समझना है। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान देना। जैसे ए ने ट्रांसफ़र किया बी को गुड्स, बी के बचेंगे क्लोजिंग स्टॉक में, तो अब क्लोजिंग स्टॉक में से जो इनवॉइस अपन अलग करेंगे वो अलग करने के लिए किसकी परसेंटेज यूज़ करेंगे, देखिए
100 + 25 मान के चलिए 25 है एक तरह से, तो प्रॉफिट किसने इंक्लूड किया, ये 100 + 25 वाला ये ने, तो रेट किसकी यूज़ हुई होगी, एक ही। तो इसलिए अपन जो बी का क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसमें इनवॉइस अलग करने के लिए, यानी कि जो प्रॉफिट है वो अलग करने के लिए, स्टॉक रिजर्व है वो अलग करने के लिए एक की परसेंटेज यूज़ करेंगे। तो वही चीज़ अपन यूज़ लेने वाले, जैसे क्लोजिंग स्टॉक कितना है 24,000। अब देखिए 24,000 एक का क्लोजिंग स्टॉक था, इसमें कितना परसेंट था, 20% अदर डिपार्टमेंट का था। ये एक का क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें 20% अदर डिपार्टमेंट का था, तो 20% अपन ने निकाले 4800। अब ये 4800 है क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें इनवॉइस भी इंक्लूडेड है। अब मैंने आपको बताया था कि ए के पास क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब ट्रांसफ़र किसने किया होगा, बी ने, तो बी का रेट क्या है, बी का रेट अभी अपन ने निकाला, देखिए 32.3943%। ये एट सेल्स ही है, एट सेल्स ही है, क्योंकि अपन ने सेलिंग प्राइस पर ही निकाला। तो ये भी अपने क्या है, कॉस्ट, जी नहीं, एक बार फिर से आप कंफ्यूज हो चुके हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये कॉस्ट पर नहीं है आपके, ये इनवॉइस पर है, और आपको इसको कॉस्ट पर दिखाने के लिए आपको इनवॉइस लेस करना पड़ेगा। तो ये सेल्स पर है, एट अ सेल्स वैल्यू, मतलब इसमें 100 प्लस जो भी जीपी था वो वाला इंक्लूड होके जो अमाउंट आता है वही है, उसी में इंक्लूडेड है। तो अपन क्या करेंगे, 4800 मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी बी का परसेंटेज था आपने कितने निकला था, 32.3943%, 32.3943%, और इस तरह से अपने निकल जाएगा स्टॉक रिजर्व का अमाउंट इंटू 32.3943%, तो ये निकल जाएगा अपने 1554.92, यानी 1555 अपन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह आप अपन बी का निकालेंगे, बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग यहाँ पर आपको अब 40,000 अब ये इनवॉइस पर, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनवॉइस है, कॉन्सेप्ट पर एक्सप्लेन वही चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो इनवॉइस है, तो बी के पास क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब सर किधर रेट किसके एप्लीकेबल करेंगे, एक ही रेट क्या थी 22.916%, मल्टीप्लाई कर दो 22.916%, तो इंटू करेंगे 22.916%, तो ये आ जाएगा अपने पास 641.648%, 641.648, इसको आप बोल सकते हो 642। तो ये आ जाएगा आपके स्टॉक रिजर्व। अब आपको क्या बनाना है, कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट। कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करते हैं अपन, आप वैसे तो एडवांस अकाउंट में यहाँ पर इसको पढ़ने वाला कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के रूप में, जो क्वेश्चन में अपन ने जो यहाँ पर जिसकी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं अपन, तो उसको भी जाकर आप देख सकते हो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे। पर मैं यहाँ पर अभी आपको छोटा सा कंसोलिडेटेड जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए, जो भी आपको डिस्क्लोज करना है ओवरऑल डेटा, मतलब आपको एक ही रूप में दिखाना है, वो टोटल बेसिस पे करना है, जैसे ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, दोनों के जोड़ कर आपको दिखाना है। पर इसमें से इग्नोर क्या करते हुए चलना है, जो भी इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन्स हुई है, जो भी रिटर्न्स हुए हैं, उसको आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहा है, ओवरऑल दोनों तो है एक ही ना, एक ही पार्ट क्या है। तो अभी अपन को दोनों को एक साथ लाना हो तो उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, जो ट्रांजेक्शन दोनों में एक साथ हुई है। तो यही चीज़ यहाँ पर ये बोल रहा है। और थर्ड है अपने पास जो भी डिस्क्लोज करेंगे अपन स्टॉक रिजर्व वो इन प्लेस ऑफ जनरल P&L करने वाले हैं, ये भी अभी आपको मैं बता दूँगा। चलिए अब चलते हैं कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो यहाँ पर देखिए किन किन आइटम्स का आपको लेके जाना है। ओपनिंग स्टॉक है, दोनों को जोड़ के दिखा दो उधर, परचेज है वो भी जोड़कर दिखा दो, वेजेस है जो भी जोड़कर दिखा दो, कैरीज है वो भी जोड़कर आपको दिखा देना है। पर ये जो है परचेज गुड्स ट्रांसफ़र, फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र और जो भी रिटर्न वाले ट्रांजेक्शन है, इनको आपको ये एक तरह से क्या है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन, इनको आपको एलिमिनेट करके चलना है, इग्नोर करके चलना है। और यहाँ पे भी ये जो अपन ने किए थे परचेज गुड्स ट्रांसफ़र रिटर्न वाले आपको इग्नोर करके चलना है। बाकी सबको एक तरह से मर्ज करके आपको दिखा देना। जैसे 20,000 और 12,000 आपको कितना हुआ टोटल 32,000, तो अपन ने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखा दिया था ओपनिंग स्टॉक 32,000। वैसे परचेजेस 92,000 + 68,000, तो ये कितना हो गया 92 + 68, ये हो गया अपने पास 1,60,000, तो 1,60,000 यहाँ पर आ गया। वेजेस सेम 12,000 8,000 20,000, कैरीज भी 4,000 आ जाएगा, 2 और 2 4,000। बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करके जो भी आपके सेल्स में था, नहीं क्लोजिंग स्टॉक में था, क्लोजिंग स्टॉक के फिनिश्ड गुड्स वाले में इसमें 20% आना, जो भी अपन ने निकाला था स्टॉक रिजर्व। तो इसी स्टॉक रिजर्व को आपको क्या करना है, ये किसका है बी का क्लोजिंग स्टॉक में, तो इसको 2 साइड दिखा दो और इसको भी 2 साइड दिखा दो। तो अलग अलग दिखाने से अच्छा अपन इन दोनों को एक साथ दिखा देते, तो 1/55 जोड़ेंगे और 642 जोड़ देंगे, तो 2197 अपन इधर दिखा देंगे। और थोड़ा राउंड ऑफ का इधर चक्कर है तो आप देख सकते हैं, तो आप 2197 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 2197 टू स्टॉक रिजर्व अपन ने कैंसिल आउट कर दिया, वाइप आउट कर दिया, तो ये अपन ने 2 साइड दिखा दिया। अब सेल्स का दिखा देते, देखिए मच करके 1,40,000 और 1,12,000,
1,40,000 प्लस 1,12,000, तो ये आ गया 2,52,000, 2,52,000। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का परचेज और फिनिश वाला परचेज है अपने 4,500 और 6,000, दोनों का कितना हुआ 6 और 4 10 और 500 10,500। इसके बाद फिनिश गुड्स का 38,000 है, यानी 24 और 14 को जोड़ा है, आपके सामने दिखा देता हूँ 24 और 14 38,000 यहाँ पर दिखा हुआ है। बैलेंसिंग फिगर से अपने जीपी निकल जाएगा। तो इसी तरह से पूरा आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। होप्स आपको समझ आ चुका होगा।